नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कल पटना में हुए जन विश्वास रैली की, जिसमें इंडिया गठबंधन ने अपना सिंहनाद किया। फॉर्मली एक तरह से कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने 2024 जो लोकसभा चुनाव है उनका ऑफिशियल कल पहला मीटिंग सब सब गठबंधन के लोगों ने मिलकर की। थोड़ा पटना गांधी मैदान के बारे में समझ लें। ये हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इसलिए है कि लोगों को बहुत याद रहता है कि देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो पटना के इस गांधी मैदान से ही उसका कुछ ना कुछ वास्ता रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक है। 1824 से 1823 के बीच जब अ, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज इसको यूज करते थे अपने गोल्फ कोर्स के लिए या रेस कोर्स के लिए, घोड़े दौड़ाते थे यहाँ पे। और इस ट्रैक को वो पटना लॉन्स के नाम से बोलते थे। और डुरांडा सिंह साहब का ये था, तो इसको कोई कुछ कुछ लोग डुरांडा सिंह मैदान भी बोलते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका अब जब पटना के से ऐलान हुआ, पटना से ऐलान हुआ, तो ये इस तरह के मैदान बहुत से मतलब सिटीज में है, बहुत से शहरों में है। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को बाहर ढकेल दिया गया। मैं लखनऊ की बात कर लूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बेगम हजरत महल पार्क हुआ करता था। लेकिन अब ये लगता है कि ये सब रैली रैली ये सब ठीक चीजें नहीं है। हालांकि लोकतंत्र का जो बेसिक वो है उससे है, और इसको सबको बाहर ढकेल दिया गया है। लेकिन पटना में कम से कम बिहार ने अपने इस इतिहास को बचा के अभी तक रखा हुआ है। इस मैदान से बहुत से लोगों ने अपने चुनाव की घोषणा, चुनाव का आगाज किया है। मोदी जी जब नीतीश कुमार मोदी जी के अगेंस्ट पूरे कमर कस के आ गए थे 2013 में, तो मोदी जी ने यहीं से नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए हुंकार रैली भी 2013 में, जब वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे एस पीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, यहीं से शुरू की थी। मैं कुछ एक दो इसलिए नाम बता दे रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। जिन्ना जब सब जगह से हार, मतलब थक के वो होके गए, हार गए थे, तो मुस्लिम लीग की जो एक ऐसी रैली जिसने टर्न अराउंड किया था मुस्लिम लीग को, 1938 में इसी पटना के इस गांधी मैदान में हुई थी, जिसका नाम अब उस समय बांकीपुर मैदान था, अब तो वो गांधी मैदान के नाम से जाना है। और एक और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग यहाँ की थी। और 1974 का जेपी का तो मीटिंग्स जो हमारे का समकक्ष है, उन सबको याद है, क्योंकि यहीं से संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी। यही वो मैदान है जहां रामधारी सिंह दिनकर ने चैलेंज किया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इस तरह की बातें इसी मैदान से शुरू हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि पटना जहां तक क्रांति आंदोलन की बात होता है, तो वो सारे देश में सबसे आगे रहता है। कल की जो जन विश्वास महारैली थी, ये इंडिया गठबंधन के सारे स्टेक होल्डर्स वहां थे। कुछ स्टेक होल्डर्स नहीं थे, लेकिन ज्यादातर वहां पे थे। और एक तरह से ये इंडिया गठबंधन का मैंने पहला, इनका इस तरह का पहला जमावड़ा देखा जहां पे वो पब्लिक को एड्रेस, आम सभा कर रहे थे। अब तक मीटिंग करते थे वो, लेकिन यहाँ पे एक आम सभा को वो एड्रेस कर रहे थे। और इसको भी आरजेडी ने इंडिया गठबंधन के रूप में ही इसको वो किया था। हालांकि सारी ताकत तो आरजेडी की लगी हुई थी। आरजेडी के में जब नीतीश कुमार चले गए और सरकार, मतलब महागठबंधन की सरकार चली गई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने इसका इसको कंसीव किया था, और ये अपने इस रैली को तब उन्होंने किया था। कल की रैली में मैं कुछ लोगों का इसलिए जिक्र कर दूं, कल की रैली में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों लोग आए थे। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उस यात्रा को छोड़ के आए थे। और राहुल गांधी, अब एक चीज तय हो गई है कि उन्होंने अपने को बहुत चहेता लीडर के रूप में स्टैब्लिश किया है, क्योंकि राहुल गांधी के का लोगों को इंतजार था। राहुल गांधी बोल भी बहुत इस समय रहे हैं। राहुल गांधी एक इस समय आंदोलनकारी की भाषा बोल रहे हैं। इस समय एक बहुत ठेठ, एक कनेक्टेड हिंदुस्तानी की जो कंसर्न है, एक ऐसे भारतीय की जो देश के हालात से कंसर्न है, ऐसे नेता के रूप में इस समय बोल रहे हैं। कल मैं कुछ लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि कल अखिलेश यादव जी भी वहां गए, और मैंने पहली बार उनको इंडिया गठबंधन में बिल्कुल मन से, जैसे खुले मन से बोलते हो। अभी तक वो आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाते थे, उनसे अगर पूछा भी जाता था, एड्रेस भी करने उठते थे उसमें इंडिया, तो दो चार, मतलब एक मिनट भी पूरा नहीं बोलते थे, दो चार सेंटेंस करके अपनी बात खत्म कर देते थे। लेकिन कल वो अपने मन से बोले, और कल उन्होंने दो तीन चीजें वो की। उन्होंने एक तो कहा
कि उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं 370 पार, मैं इन्होंने नारा दिया कि उत्तर प्रदेश में 80 में से बाहर, और फिर इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ उन्होंने कहा बिहार, जहां पे 40 सीट है, हम 120 सीटों में हम लोग ये तय करेंगे कि ये इस 120 सीट से बाहर हो जाए। हालांकि मतलब इसलिए आपको बता दूं कि ये इंडिया गठबंधन की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि बिहार में कोई सीट सपा नहीं लड़ रही है और न आरजेडी कोई सीट उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक यूनिटी को, एक बड़े विजन को दिखाते हुए ये बात तो वहां पे कही थी। तेजस्वी यादव की बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब ये गठबंधन, मतलब जब सरकार गिरी, उसके बाद तेजस्वी के लिए मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तेजस्वी ने अपने को किसी भी तरह का डिप्रेशन, किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने दी। तेजस्वी पहले दिन से, जब चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, वो टोटली कमिटेड हैं कि किस तरह से उनके गठबंधन को जीत मिलेगी। उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। उनका मेहनत, और मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत मेहनत की। हालांकि लालू यादव ने भी अपने उसमें कई बार ये कहा कि ये तेजस्वी तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, और अब तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े लीडर के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं। तेजस्वी यादव की एक बात जो मुझे बहुत मतलब उनको विशिष्ट बनाती है मेरी नजर में, वो उनकी भाषा पे संयम और उनका संस्कार। वो कहीं भी किसी भी को क्रिटिसाइज करते समय भी भाषा की शिष्टता और भाषा का संयम रखते हैं। मोदी जी नहीं रख पाते हैं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी उम्र और तेजस्वी यादव की उम्र का कंपैरिजन कर लिए, मोदी जी को ये भाषा नहीं आती है। लेकिन तेजस्वी जब नीतीश कुमार को, जो जिन्होंने एक तरह से भाई उनको धोखा देके बाहर गए, उनको भी वो वहां से कर रहे हैं कि चाचा को प्रणाम और पैर लागी और चरण स्पर्श, ये सब करके। उनकी एक अपनी स्टाइल है जहां पे वो जिसको कहते हैं कि भिगो भिगो के वो करते हैं, ही इज नॉट एग्रेसिव। दूसरा, तेजस्वी अपने मुद्दे बहुत ठीक से पहचानते हैं। तेजस्वी को ये पता है कि इस जो वहां पे लोग आए हुए थे उनको क्या, उनकी समस्याएं क्या है। और मेरे ख्याल में एक नेता के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुद्दे, उन्होंने रोजगार की बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम थे तो रोजगार, इसी गांधी मैदान में कैसे रोजगार मेला लगता था, कैसे क्या लगता था। रोजगार एक ऐसा विषय है जो आज हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे वो दुखती रग है। और जिस तरह से बीजेपी सरकार उसके साथ खिलवाड़ करती है कि 60,000 लोगों की भर्ती करने का निकाल दो, 50 लाख लोग उसमें एंट्री करेंगे, टेस्ट देंगे, और फिर कह दो कि पेपर लीक हो गया, अब इसको बाद में देखा जाएगा। ये एक नहीं, ये लगातार हो रहा है। और ये मैं आपको इसलिए बता दूं कि ये सिर्फ इसका एक कल यहां पे भी दिखा। मोहन यादव जी को, जिनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी कि भाई वो यादव जी हैं और वो उत्तर प्रदेश और बिहार में इस यादव प्रभाव को कम करने में कामयाब रहेंगे। कल मोहन यादव जी लखनऊ आए थे। लखनऊ आके वो यादव महाकुंभ, उसका नाम ही यादव महाकुंभ को एड्रेस कर रहे थे। और वहां पे ये जो बच्चे थे या ये जो लोग थे जिनको नौकरी नहीं लग रही, जो बेरोजगार है, वो अपनी तख्ती लेके गए थे। पुराना कभी शिक्षक भर्ती, आप हरदम सुनते रहेंगे पिछले 7-7, 8-8 साल से कोई भर्ती चले, कुछ चल रहा है, कहीं कोर्ट स्टे है, कहीं, वो लोग अपनी डिमांड लेके पहुंचे। अब ये वहां इसको देख के बहुत आग बबूला होगा इनका, यहाँ क्या और क्यों आए हो, अरे भाई और जाओ अखिलेश यादव के पास जाओ, उनके मतलब वो इस तरह की बातें करने लगे। तो जब मोहन यादव जी, इन लोगों को अखिलेश यादव जी के पास जाना है, तो आप यहाँ आके बोल क्या रहे थे और क्यों आए थे आप यहाँ। खैर, तेजस्वी ने रोजगार की चीज को पकड़ा। एक चीज और मैं कह दूं कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के तीनों, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, तीनों के जो कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी, वो लोग थे। दीपांकर भट्टाचार्य थे, डी राजा थे, सीताराम येचुरी थे। सबने बोला एक बहुत विशिष्ट बात, फिर से मैं कहूंगा विशेष बात, अगर आप उस रैली को फिर से देखिए, बहुत जगह उपलब्ध है अब तो, उसमें लाल झंडे ज्यादा थे। तो लाल झंडे का एक, हरे झंडे थे, आरजेडी की रैली थी, आरजेडी ने सारी मेहनत की थी, लेकिन लाल झंडे ज्यादा थे। संगठन के रूप में बिहार में इस महागठबंधन को एक बहुत बड़ी एडवांटेज कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रास रूट संगठन होना है। वो ग्रास रूट संगठन जो है वो उनको एक एज दे देता है जब इलेक्शन का समय आता है। मैं इसका कंपैरिजन एक दिन पहले ही मोदी जी ने अपनी वहां 2 रैली की थी, और
वो दोनों रैलियों के और जो सरकारी रैली थी भाई, डबल इंजन सरकार थी, सरकार अपने पूरा संसाधन लगाती, अब तो सरकार बिना किसी दिक्कत के लगाती है। आपको याद ही उत्तर प्रदेश में बसों तक को कहा जाता है, लिखित आदेश होते हैं कि कैसे आदमी ढोइए, लेकिन इनके सामने वो बिल्कुल फीकी थी। सबसे जो हाईलाइट ऑफ द एंटायर थिंग जो जो सबसे बड़ा था वो लालू जी का जो कनेक्ट विद द आम आदमी है, उसको आज कोई बीट नहीं कर सकता। देखिए, लोग ये कहते हैं कि मैं भी मानता हूं, मैं भी कहता हूं नरेंद्र मोदी जी बड़े वाकपटु हैं, बड़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसमें सच नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे जुमले बोलते रहते हैं जो उनके पार्टी के खुद ही लोग कहते हैं कि जुमले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लालू लेकिन कोई जुमला नहीं बोलते हैं। लालू उस आदमी से कनेक्ट होके बात करते हैं। लालू ने कहा भी, भाई लालू तन से जरूर बीमार है, शरीर उनका एक किडनी है और वो भी डोनर के रूप में उनकी लड़की ने दी है, लेकिन मन से तो वो लालू यादव वही है जो आज से 40 साल 30 साल पहले जिस तरह से इमरजेंसी से लड़े थे, जिस तरह से एक मंडल के समय जो एक सामाजिक न्याय की बात थी उससे लड़े थे, वो वही लालू यादव है। उसमें मुझे कहीं कोई चेंज नहीं है। लालू यादव के पास वो विट भी है, वो व्यंग है। हिंदुस्तान के बहुत कम नेताओं के पास कनेक्ट और विट है। मोदी जी के पास विट नहीं। मोदी जी फुहड़ हो जाते हैं जब मोदी जी इस तरह की विट कुछ करने लगते हैं, तो वो क्या क्या मतलब 50,000 की गर्लफ्रेंड और जर्सी, उनका विट यही है, उनको हास्य यही समझ में आता है। लेकिन लालू जी के पास जो विट है वो मुझे कंटेम्प्ररी नेताओं में उतना विट किसी के पास नहीं है। लालू यादव बहुत सटल वे में बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। उन्होंने कल दो बातें कही, उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने एक तो कहा परिवारवाद पर, ये उन्होंने कहा कि भाई मुझसे कहते हैं परिवारवाद। उन्होंने कहा जब शादी हो गई थी तो संतान क्यों नहीं? अब ये कहने की हिम्मत और इसको इस ढंग से कहने की सिर्फ लालू यादव के इस देश में है। मोदी जी से इस देश में कोई नहीं पूछता है कि आपके संतान क्यों नहीं, कौन पूछ सकता है? लेकिन लालू यादव ने उसको भी विमर्श में लाने की कोशिश की। दूसरी, ये सुबह से शाम तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मोदी जी अपने को कहीं से हिंदू आइकॉन के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ में नदी गंगा में नहाएंगे, गीले वस्त्र पहन के जल लेके चढ़ाने जाएंगे, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और पूरे रिचुअल के साथ करेंगे, सब तिलक चंदन फंदन लगा के। लालू उसको 1 मिनट में, जैसे होता नहीं कि आप 100 किलो दूध भी रख लीजिए लेकिन एक नींबू आके पूरे दूध को फाड़ देता है। लालू यादव ने, शंकराचार्य जी ने भी उसको काफी हद तक उसको भोतरा किया था कि नहीं, ये हिंदू धर्म के सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन लालू यादव ने कल फिर ऐसी बात कही जो केवल लालू यादव कह सकते हैं। लालू यादव ने कहा कि हिंदू हिंदू करते हो, हिंदू प्राण प्रतिष्ठा, हिंदू ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जब आपकी माता जी का देहांत हुआ था तो आपने हिंदू रिचुअल के अनुसार बाल क्यों नहीं बनवाए थे? और ये बातें बिल्कुल कनेक्ट करती हैं। गांव में मैं बात कर रहा हूं, शहर से बाहर निकाल के बैठा, आप अपनी समाज से बाहर निकाल के बैठा दिए जाएंगे अगर आप इन मान्यताओं को नहीं माने। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप कहीं मैं इसको नहीं मानता हूं, मेरे घर में भी है, हर एक के घर में होंगे जो कहते हैं मैं ये मानता ही नहीं, लेकिन मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, 7 जल करूंगा, मैं 13 दिन का व्रत रखता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं रिचुअल में सब करूंगा। लेकिन जो बेसिक रिचुअल है जिसके बिना ये माना जाता है कि ना आपकी जो पीढ़ी है जिसके लिए आप बाल कटा रहे हैं, ना उनको मुक्ति मिल रही है, ना आप शुद्ध हो रहे हैं, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो लालू जी ने उस पर भी कहा था। मैं उसको लगा दे रहा हूं, जरा आप भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में
केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। एक और चीज जरा जो लालू जी की अगर वो कहना इसलिए जरूरी है कि वो जो सबसे टेक अवे नहीं होता है, हर हर किसी मीटिंग का एक टेक अवे होता है। तो लालू जी ने कल एक टेक अवे नीतीश कुमार पे भी बोले। नीतीश कुमार पे अभी तक वो ये बोले थे, छोड़ के गए थे कि भाई अरे वहां अगर दुख हो तो आ जाइएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पुराने साथी सब। लेकिन कल लालू ने बहुत हंसते हुए और मजाक के उसमें तो बात कही, लेकिन स्पष्ट किया कि नीतीश जी अब आपके दरवाजे महागठबंधन में बंद हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। और ये इतना पॉपुलर हुआ है कि उसके बाद आप कहीं पे भी देखिए, जो जो वापस लोग जा रहे हैं उस रैली से, सबको बाकी बातें नहीं याद है, सबको याद है लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो, ये सबको याद है। और लालू जी ने इस बात को बिल्कुल ठीक से कनेक्ट हो गए थे। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। और फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। आओ एक बात मैं और कह के लालू जी की इस बात को, वहां सारे नेता आए थे, चाहे सब सीनियर नेता थे, सब लोग थे, लेकिन लालू जी की वो सेंसिटिविटी और लालू जी का इस बीमारी में भी वो दृष्टि शायद किसी के पास नहीं है। झारखंड और हेमंत सोरेन का नाम लेने वाले लालू जी ही इकलौते नेता वहां थे जो इंडिया गठबंधन में, जिन्होंने हेमंत सोरेन की बात की और झारखंड की बात की। मैं अब थोड़ा एक इसलिए बता दूं कि 120 सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश, 40 बिहार। 120 में आज की तारीख में, जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो 103 भाजपा की थी, 17 विपक्ष की थी, जिसमें 10 बसपा। तो अब बसपा को आप इंडिया गठबंधन में तो नहीं मानेंगे, तो ज्यादा लोग उनको हो सकता है एनडीए मतलब बीजेपी के पक्ष में माने। तो अगर वैसे देखिए तो 7 ही सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। जो बिहार की हालत है, और जैसा लोग कह रहे हैं कि बिहार में अगर ये जो गठबंधन है ये 30 सीट ले ले तो कोई अप्रत्याशित नहीं होगा। 40 में 30 सीट, 40 में 39 सीट पिछली बार आई थी बीजेपी मतलब एनडीए की, तो 40 में 30 इस महागठबंधन के आने में कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये संभव है, अचीवेबल है। और उत्तर प्रदेश में जो मैं समझता हूं 80 में 30 सीट इंडिया गठबंधन के लिए अचीवेबल है, डुएबल है। मतलब आज भी जो 51-52 सीटों पे जहां पे टिकट अनाउंस हुए हैं उसमें जो मेरे हिसाब से 21, 22, 23 सीट तक तो ये पहुंच ही रहे हैं। बाकी 30 सीट, उन 27, 28 सीटों में अगर 6-7 सीटें और करते, 30 अचीवेबल है इंडिया गठबंधन के लिए। तो अगर 30 बिहार और 30 उत्तर प्रदेश से करते हैं तो 60 सीट का सीधे सीधे नुकसान कर रहे हैं। 303 सीट में बीजेपी के लिए अगर उत्तर प्रदेश से 30 और बिहार से 30 सीटें आ जाती हैं, 120 में 60 सीट गठबंधन की आ जाती है, तो फिर 272 का मार्क भी छूना मेरे हिसाब से असंभव है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया गठबंधन का एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे मैं हरदम कहता हूं, एक टर्निंग पॉइंट था अखिलेश यादव ने जब अपना गठबंधन अनाउंस किया, एक टर्निंग पॉइंट है जब इंडिया गठबंधन की कल ये रैली हुई। इस रैली का एक टेक अवे और इम्पोर्टेंट है जो बोला नहीं गया है, लेकिन उसको आपको भी समझना होगा। वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट के सारी पार्टी, सारे उनके सब, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष, सीपीआई के अध्यक्ष, सीपीएम के अध्यक्ष, सारे लोग प्रेजेंट थे और खुशी खुशी थे, साथ में विक्ट्री साइन कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे। लेकिन ये इनको पता था कि केरल में ये आमने सामने लड़ेंगे, तो ये मैच्योरिटी दोनों पार्टीज में थी कि केरल में हमें आमने सामने लड़ना है। उस आमने सामने का, लेकिन वो केरल की सीमा छोड़ते ही वो इंडिया गठबंधन के पार्ट हो जाते हैं और केरल की सीमा के अंदर इंडिया गठबंधन के दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं, जिससे ये जो बाकी लोग हैं इनको ढकेल के बाहर रखा जाए। तो जो जिसको कहते हैं ना कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। इंडिया गठबंधन इस टेम्पो को कितना बरकरार रख सकता है वो आने वाला समय बताएगा।
एनडीए की तरफ से अभी तक कोई वो नहीं है। एनडीए की तरफ से तो मामला इस समय सारा, जिसको कहते हैं रायता फैला हुआ है, कैसे उस रायते को वो ठीक करेंगे वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।